अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है स्टोक्स लॉ। बारिश में भीगे हो? कितनी ऊपर से आती है बारिश? कुछ किलोमीटर ऊपर से तो आती होगी ना। 10, 20, 30, 40, 50, 40, 50 मान लो, 50 किलोमीटर मान लेते 50 किलोमीटर, है ना। 50 किलोमीटर मान लिया। 50 किलोमीटर से ये वाटर की ड्रॉप आ रही है, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी। क्या लगता है क्या मास होता होगा वाटर की ड्रॉप का? कितना मास होता होगा? 1 ग्राम मान ले भाई, 1 ग्राम मान सकते हैं ना। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाटर की, यही तो है डेंसिटी। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब की ड्रॉप ले रहा हूं मैं तो 1 ग्राम हो जाएगा मास, तो 1 ग्राम मान लेते हैं। तो मान लिया इसका मास है 1 ग्राम और ये आ रही है कितनी हाइट से? 50 किलोमीटर, मतलब 50 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर। नीचे आएगी, जब ये ड्रॉप होगी उस पर क्या लगेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ेगी। और सपोज करो नीचे कोई खड़ा है, ठीक है। अब जरा पहली बात तो हम ये देखें कि जब ये ड्रॉप इस पर्सन के सर तक पहुंचेगी तब तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई हो? इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रहा हूं मैं? 0। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होती है। सो v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए हम लोग a को राउंड ऑफ करके 10 मान लेते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे 9.8 होता है, 10 ले रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ एक रफ आइडिया निकालना मुझे। 50 इंटू 10 की पावर 3, 50 2s आर 100, तो 100, फिर एक 0 और, फिर 3 0 और, तो 100 इंटू 10 की पावर 4 लिख देता हूँ इसको। ये हो गया मेरा v स्क्वायर। v की वैल्यू कितनी हो गई है? 10 इंटू 10 की पावर 2 मतलब 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड। 1000 मीटर पर सेकेंड से ये ड्रॉप इस पर्सन के सर पे टकरा रही है। 1000 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 किलोमीटर पर सेकेंड। इस ड्रॉप का मास था 1 ग्राम, तो ड्रॉप के अंदर मोमेंटम हो जाएगा 1 इंटू 1000। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे किसी के सर पे आपने 1000 किलो का कोई चीज उसके सर के जस्ट पास में लाके छोड़ दी, बट इतनी जोर से नहीं लगती है। जब ड्रॉप्स आती हैं तो इतनी जोर से नहीं लगती है। ऐसा क्यों होता है? कभी हमने न्यूज में भी नहीं पढ़ा कि बारिश की बूंदों की वजह से एक आदमी के सर पे लगी गहरी चोट, हॉस्पिटल में हुआ भर्ती। एक्चुअल में हमारी नेचर ना सब बैलेंस कर देती है। हमारी नेचर हमको बचाए रखती है, बनाए रख रही है अर्थ पे। जब भी कोई छोटा स्पेयर, टाइनी ड्रॉपलेट्स की ही बात कर रहा हूं जैसे मैं वाटर की, जब भी टाइनी टाइनी स्पेयर्स किसी फ्लूइड में से नीचे गिरते हैं तो ऑब्वियसली ड्यू टू दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उनकी वेलोसिटी टाइम के साथ में इंक्रीज होती जाती है। बट फ्लूइड की लेयर्स जो होती हैं वो उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहती हैं और फ्लूइड की लेयर्स के बीच में विस्कोसिटी की वजह से इनकी वेलोसिटी रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये कभी भी उस वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाता जो कि हमारे लिए हार्मफुल। और ये सब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोक्स लॉ में। सो व्हेन ए स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड और लिक्विड, falls through the viscous medium, it generates the relative motion between the layers of the medium. This relative motion between the layers of the medium produces a backward drag on the falling body. अब जरा और डिटेल में समझने के लिए हल्का सा और डिटेल में समझने के लिए देखो, ये जैसे स्पेयर है, ये हमारे एटमॉस्फेयर से नीचे गिर रहा है, ये वाटर की ही ड्रॉप मान लो इसको आप, या थोड़ा सा उससे भी बड़ा मान सकते हो, बट टाइनी स्पेयर्स पे ही स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है और स्पेरिकल बॉडी पे। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करता है ना तो इसके साथ में फ्लूइड की कुछ लेयर्स नीचे की तरफ चलना शुरू कर देती इसी की वेलोसिटी से, बट बाकी की जो लेयर्स होती है पीछे वाली, थोड़ी दूर दूर वाली, वो उतने स्पीड से इसके साथ मूव नहीं करती, जिसकी वजह से
एक बैकवर्ड ड्रैग जनरेट होता है, क्योंकि ये लेयर नहीं चाहती कि ये वाली लेयर मूव करे, ये लेयर नहीं चाहती कि ये वाली लेयर मूव करे, इनफैक्ट ये लेयर भी अपनी जगह से मूव नहीं करवाना चाहती, बट ये जो सॉलिड है ये इन सबको अपने साथ में ड्रैग करवाता है, जिसकी वजह से एक स्प्रिंग जैसा इफेक्ट पैदा होता है, बैकवर्ड ड्रैग। और वही रीजन है स्पेयर के स्लो होने। हमारे पास में भी छोटे छोटे स्पेयर्स हैं मेटल के। अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जब ये मेटल का स्पेयर किसी फ्लूइड में से फॉल करेगा, दोनों तो फ्लूइड की लेयर्स इसके साथ में रिलेटिव मोशन करेंगी, जिसकी वजह से स्पेयर की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर दोनों को मैं एयर में से गिराऊंगा तब तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, तो हम एक फ्लूइड तो एयर चूज कर रहे हैं जो थोड़ा सा कम डेंस है, मतलब उसकी विस्कोसिटी कम है तो कम रेजिस्टिव फोर्स देगी, और दूसरा हम लोग वाटर को चूज कर रहे हैं। तो हम सेम टाइम पे और सेम हाइट पे एक स्पेयर को वाटर कंटेनर में डालेंगे और दूसरे स्पेयर को एयर में ही ड्रॉप करेंगे। तो हमने ऑब्जर्व क्या करा कि स्पेयर जिसको कि हमने वाटर में डाला, उस स्पेयर ने एयर वाले स्पेयर से ज्यादा टाइम लिया। अब हम लोग स्टोक्स लॉ को डिराइव करने वाले हैं। देखो, अब तक हमें ये समझ में आया कि द विस्कस फोर्स ऑन दिस स्पेयर, जो हमने भी फॉल करा और जो हमने डायग्राम में भी देखा, ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला रेडियस ऑफ द स्पेयर, दूसरा विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, तीसरा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसको डिराइव करने के लिए यूज करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। सो आर की पावर मैंने ए ले ली, मतलब आर का डायमेंशन ए ले लिया, ईटा का डायमेंशन मैंने बी ले लिया और वी का डायमेंशन मैंने सी ले लिया। अब जैसे हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है, जहां पे आर के डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1, L1 की पावर है। ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने कहा था याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, m1l-1 t-1 का डायमेंशन b, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 t-1 के। यहाँ पे डायमेंशन लेस है और बाय एक्सपेरिमेंट्स ना इसकी वैल्यू 6 पाई ऑलरेडी आ रखी है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। एफ के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2, ये था ना, f इज इक्वल्स टू m है m1 l एफ के, एफ का l-1 कहां से आ रहा है, m1 l1, हाँ, इज इक्वल्स टू, अभी के को हम लोगों ने हटा दिया। अब आप LHS से देखोगे तो L के ऊपर जो डायमेंशंस हैं वो है LA माइनस बी प्लस सी। M के ऊपर डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ B है और T के ऊपर डायमेंशंस हैं माइनस बी माइनस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, LHS और RHS में से हर क्वांटिटी के डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने M का डायमेंशन कंपेयर करा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ m के एक ही पावर है और यहाँ पे m की पावर 1 है, तो कंपेयर करने पे b इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये हमारा पहला रिजल्ट। सेकंड, हम लोग t के डायमेंशंस कंपेयर कर रहे हैं। t के डायमेंशन -2 इज इक्वल्स टू -b माइनस सी, सो b प्लस c इज इक्वल्स टू 2 हो गया। यहां से b की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू 1 है, 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 2, तो c कितना हो जाएगा 1, राइट। ये हो गया सेकंड। और थर्ड, l के डायमेंशंस a माइनस b प्लस c इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे पास में ऑलरेडी b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है, b की वैल्यू पुट करी -1, c की वैल्यू पुट करी +1 इज इक्वल्स टू 1, तो a के डायमेंशन क्या हो गए 1। सो a b c तीनों की वैल्यू 1 आ गई। मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट या स्पेयर है ड्यूरिंग द फॉल इनटू अ विस्कस मीडियम विल बी f इज इक्वल्स टू k की वैल्यू 6 पाई, r की पावर 1, ईटा की पावर 1 और v की पावर 1। सो इट विल बी f इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, राइट। यही होता है स्टोक्स लॉ। आसान।